नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। इजराइल को आप क्यों जानते हैं? हो सकता है फिलिस्तीन पर ताजा हमलों की चारों तरफ चर्चा के कारण, वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कारण, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त हैं। अगर आपका खुफिया एजेंसियों में इंटरेस्ट है तो मोसाद के कारण, तकनीक के कारण या फिर डिफेंस सिस्टम के कारण, यानी कि इजराइल को जानने के आपके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पर क्या इतनी ही कहानी है इस देश की, इन हालातों की? हमने इजराइल और फिलिस्तीन के गदर की कहानी के पहले हिस्से में यहूदियों पर सितम, इजराइल में उनके एकीकरण की और फिर एक देश में उदय और अरबों से संघर्ष की कहानी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब कहानी को उसके आगे बढ़ाते हैं। 1967 में अरबों के दोबारा हमले के बाद दुनिया में इजराइल की तस्वीर बदली। ताकतवर देशों के समर्थन हासिल करने वाले हालात, अमेरिका, रूस, तुर्की और पाकिस्तान अरब देशों के साथ और रुकावट के समीकरण, सब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जनाब, कहानी का दूसरा हिस्सा यह है कि 1948 में यहूदी देश के तौर पर इजराइल के दुनिया में आने के साथ ही अरब देशों की रात की नींद उड़ गई। वहीं फिलिस्तीन में रह रहे अरबों और यहूदियों के बीच जंग की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। 1967 में यह ज्वालामुखी फिर फूटा। अरब देश ने फिर इजराइल पर हमला बोल दिया, पर जिस देश ने 1948 में उन्हें धूल चटा दी थी, क्या अब वो हार जाता? इस बार तो उसने महज 6 दिन में ही सारे देशों को दिन में न केवल तारे दिखा दिए बल्कि ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। 1967 के युद्ध में ही जीत के बाद से ही शेख जर्रा इलाके में इजरायली शेल्टर्स, यानी कि बाहर से आकर बसे यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इजरायली कहते थे कि ये इलाका एक प्राचीन यहूदी पुजारी के मकबरे के पास बसा था, माने ये उनके लिए पवित्र है, उनका इलाका है। इजरायलियों ने यहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को अतिक्रमणकारी कहना शुरू कर दिया। यहूदियों के पेश किए गए इस नैरेटिव के चलते ईस्ट यरूशलेम का इलाका दोनों पक्षों के आपसी तनाव का एक बड़ा केंद्र बन गया। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि यहूदी यरूशलेम शहर के पुराने हिस्सों पर कब्जा करने में लगे हैं, इसलिए अरबों को जबरन अपने जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उनके नस्लीय सफाई की कोशिश हो रही है। जो ताजा हालात हम देख रहे हैं उसमें भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जिस पर तनाव बना हुआ था। खैर, 1967 पर फिर लौटते हैं। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से इजराइल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे थे। इनके बीच में आपसी तनाव काफी ज्यादा था। 1967 में मिस्र ने अपनी सेना इजरायली की सीमा पर तैनात कर दी, लेकिन इजराइल ने मिस्र के हमले से पहले ही हमला कर दिया और इस लड़ाई में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को बुरी तरह से हराया और कई इलाकों को इन देशों से इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक आज भी इजराइल के कब्जे में है। 1978 में इजराइल और मिस्र ने पहली बार एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी, जिस पर काफी विवाद हुआ है। उस वक्त मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सदाक की तो कुछ साल बाद हत्या कर दी गई थी। इन तमाम संघर्ष के बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच झगड़े बढ़ते ही गए। इजराइल के मुंह में खून लग चुका था। उसने लड़ाइयों में सबको हराकर अपनी ताकत समझ ली थी, तो धीरे धीरे वो कब्जा बढ़ाता रहा, फिलिस्तीनियों को उकसाता रहा, हमले करवाता रहा और जवाब में अपनी ताकत दिखाकर अपनी सीमा बढ़ाता चला जाता। इजराइल के इस रुख के चलते पीएलओ, यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की, जिसके काफी चर्चित नेता थे यासिर अराफात। फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल सरकार के खिलाफ अपना विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों को इनके अधिकार नहीं मिले और वेस्ट बैंक पर इजराइल की सेना तैनात थी। यह विवाद हिंसा में तब्दील हो गई और तकरीबन 100 यहूदी और 1000 अरबियों की मौत हो गई। इसी दौरान हमास का जन्म हुआ, जो कि पीएलओ से भी ज्यादा खतरनाक था। हमास इन दिनों चर्चा में भी है। इजराइल से लोहा वही अकेले ले रहा है। दरअसल हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों का एक हथियारों से लैस ऑर्गेनाइजेशन है, जो फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका टारगेट इजरायली प्रशासन की जगह पर इस्लामिक शासन की स्थापना करनी थी।
हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है। इसके हथियारों से लैस होने का सिलसिला 1992 में हुआ था। 1993 में किए गए पहले आत्मघाती हमले के बाद से लेकर अब तक हमास लगातार रॉकेट हमले करता आया है। खैर, फिर उसी दौर में लौटते हैं। पीएलओ इजराइल से समझौते के पक्ष में था, जबकि हमास का मानना था कि इजराइल देश का अस्तित्व ही नहीं है, हम इसे राष्ट्र नहीं मानते हैं। 1993 में ओस्लो करार के तहत इजराइल और फिलिस्तीन, या फिर यूं कहें कि इजराइल के पीएम और पीएलओ के नेता यासिर अराफात के बीच समझौता हुआ। इन दोनों ही नेताओं को नोबेल पीस अवार्ड भी मिला था। इस समझौते के तहत पीएलओ ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी और इजराइल की सरकार ने पीएलओ को मान्यता दी। इससे पहले पीएलओ को आतंकी संगठन माना जाता था। समझौते के तहत 5 साल के बाद हिंसा को रोकने पर करार हुआ, लेकिन 5 साल ही गुजरे थे कि साल 2000 में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संबंध खराब हो गए। इसकी बड़ी वजह थी कि उस वक्त इजराइल के राष्ट्रपति यहूद बराक 1000 सुरक्षा गार्ड को लेकर टेंपल माउंट पर चले गए। इसे यहूदियों और मुस्लिम दोनों का पवित्र स्थान कहा जाता है। इसके चलते फिलिस्तीन के लोग भड़क गए और हिंसा शुरू हो गई। इस दौरान तकरीबन 1000 यहूदी और 3200 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया। कई बसों को उड़ा दिया गया और कई जगह पर धमाके किए गए। इस हिंसा के बाद इजराइल की सरकार इस विवाद का समाधान निकालने की बजाय इसे रोकने पर ध्यान लगाने लगी। इजराइल की सरकार ने गाजा पट्टी से यहूदियों को हटा दिया। इसके अलावा सेना को भी यहां से हटा लिया गया। इसके कुछ समय बाद यहां चुनाव होता है और हमास ने यहां का चुनाव जीत लिया, लेकिन पीएलओ की पार्टी फताह ने हमास को सरकार में लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और फताह को यहां से खदेड़ दिया और इसके बाद काफी ताकतवर बन गया। उसके बाद से हमास ने इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। हमास रिहायशी इलाकों में लगातार रॉकेट बरसाता है। दरअसल हमास को अरब देश चुपके से रॉकेट और उसे दागने के यंत्र देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे चर्चित हथियारों में से एक था कत्यूशा, जो कि एक रॉकेट लॉन्चर था। ये एक ट्रक पर फिक्स होता था। इसकी खासियत थी कि इसकी स्पीड और मोबिलिटी 132 mm, यानी कि कत्यूशा 10 सेकंड के भीतर 4 दर्जन वॉरहेड्स फायर कर लेता था। इसकी बैटरी इतनी पावरफुल थी कि कुछ ही सेकंड के भीतर एक बड़े इलाकों को कई टन विस्फोटक से पाट देती थी। इसकी रणनीति थी शूट एंड स्कूट, यानी कि इससे पहले कि दुश्मन उस पर अपनी बंदूकें ताने, कत्यूशा फुर्ती से फायरिंग करके भाग जाता था। यही कत्यूशा हमास के पास से ये देश उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो इजराइल पर लगातार रॉकेट बरसाता है। हालांकि उनके ये रॉकेट उतना नुकसान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इजराइल ने इसका तोड़ निकाला है। इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की खेप है, जिनमें से एक है तामिर, जो कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर बेस्ड है, यानी वो मिसाइल जो हमला करने वाले रॉकेट को हवा में खत्म कर देता है। लेकिन हमास इतने ज्यादा रॉकेट दागता है कि कई बार सबको हवा में मार गिराना आसान नहीं होता। लेकिन सिलसिला हर विवाद और हिंसा के दौर में यही होता है। हमास रॉकेट पर रॉकेट दागता है, इजराइल उन्हें हवा में मार गिराता है। जो बच जाते हैं वो इजराइलियों को निशाना बनाते हैं, जिसके जवाब में फिर फिलिस्तीनियों और गाजा में रह रहे हमास पर हमला होता है। रिजल्ट ये है कि इजराइल ने गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी है। अब गाजा में किसी भी तरह का सामान नहीं जा सकता है। कई जगह पर चेकपोस्ट बना दिए गए हैं। कोई भी बाहर का जहाज गाजा में नहीं आ सकता है। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे कई देश यहां रॉकेट को भेजते हैं, लेकिन इस नाकेबंदी के चलते अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में मिलने वाली मदद यहां नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में गाजा की स्थिति काफी खराब हो गई है। यहां 40% तक बेरोजगारी है। लोगों के घर में बिजली पानी नहीं है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच कई बार युद्ध हुए, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस लड़ाई में दोनों ही गुट स्थानीय नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं और इस बार अलास्का मस्जिद में शुरू हुई झड़प ने जब हिंसक रूप लिया तो फिर से वही कहानी सामने है।
हमास हमले कर रहा है, इजराइल जवाब दे रहा है। इजराइल में रह रहे अरबी भी अब शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो गाजा पर हमले जारी हैं। दुनिया के बड़े देश भी अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल के साथ है, तो अरब देश फिलिस्तीन के साथ, तुर्की पाकिस्तान फिर इस्लाम के नाम का फिलिस्तीनियों का झंडा उठाए घूम रहे हैं, तो भारत खुद को किनारे किए हुए है। ये विवाद बड़ा है, पुराना है, और कहानी ये भी है कि इजराइल अब ताकतवर, बहुत ताकतवर बन चुका है। एक डरी हुई, जुल्म का शिकार हुई आबादी ने खुद को लोहे के सांचे में ढालकर तकनीक और आत्मनिर्भरता के बलबूते दुनिया में खुद को वहां खड़ा कर लिया है, जहां वो अब सिर्फ फिलिस्तीनियों को नहीं बल्कि आसपास के देशों को भी सीमा विस्तार का सपना संजो रहा है। और इस खतरे का सब भाप रहे हैं, इसलिए इजराइल को रोकने की कोशिश हो रही है। ताजा मामला आपको बता दें चलते चलते, तो कहानी यह है कि अभी लड़ाई वहां चल रही है और तनाव की वजह इजरायली पुलिस का अल-अक्सा मस्जिद में कार्रवाई करना और शेख जर्रा इलाके से फिलिस्तीनी परिवारों को निकालना है। दरअसल दमाकस गेट प्लाजा में बड़ी संख्या में लोगों को जुटने से रोकने के लिए इजराइल पुलिस ने गत 12 अप्रैल को बैरिकेड्स लगा दिए। यह प्लाजा पूर्वी यरूशलेम में स्थित है और इस पर इजराइल का नियंत्रण है। रमजान के महीने में फिलिस्तीनी मुस्लिम यहां बड़ी संख्या में जुटते हैं। इजराइल को यहां बड़ी संख्या में मुस्लिमों के एकत्र होने से इस बार उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए उसने भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए। इससे कुछ दिनों बाद 16 अप्रैल को इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद में नमाज के लिए लोगों की संख्या 10,000 तय कर दी। दरअसल नमाज अदा करने के लिए हजारों फिलिस्तीनी मस्जिद आना चाहते थे, लेकिन इन सभी को वापस भेज दिया गया। इसके बाद से इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के बीच संघर्ष तेज हो गया। 7 मई को हुई हिंसा में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इजराइल की कार्रवाई से नाराज फिलिस्तीनियों ने शेख जर्रा से यहूदी परिवारों को निकाल दिया। वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने 9 मई को शेख जर्रा की विवादित जमीन के मालिकाना हक की सुनवाई स्थगित कर दी, जिसकी जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में की थी। अब फिलिस्तीनी लड़ाकों प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए इजराइल ने हवाई हमले शुरू किए हैं, जिसमें तबाही की तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं, जो कहां जाकर कैसे थमेगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।